पार्टीज की सरकारों को अस्थिर करने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। केरल उसका जिंदा मिसाल है। रोज अभी कभी हो सकता है कि कोई गवर्नर ये बयान दे, मुख्यमंत्री को आदेश दे कि आप वित्त मंत्री को पद से हटा दो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं उसको। ये कौन सा तरीका है? कौन सा संविधान है? ये कौन सा धारा है? ये कौन सा कानून है? कानून का तो कोई मतलब नहीं है, संविधान का मतलब नहीं है। विपक्ष की नेतृत्व में सरकारों को अस्थिर कैसे किया जाए, उनकी विकास के कामों में बाधा कैसे पहुंचाया जाए, ये पूरे तौर पर इनका है। तमिलनाडु में अभी गवर्नर ने तमाम बिल्स को रोक लिया है। क्यों? असेंबली ने पारित किया, लेकिन वो हर सवाल पर जो है वो बाधा डाल रहे हैं। तो इसलिए ये अनिवार्य है कि संविधान बचाने के लिए और फेडरलिज्म को बचाने के लिए, जो संविधान का एक अहम खंबा है, तमाम विपक्षी दलों को एक साथ मिलकर जनता के बीच जाकर इसका सही विश्लेषण और इस सरकार को सही जवाब दे। ये बहुत अनिवार्य है और हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड में भी जो गवर्नर का रोल यहाँ बताया गया है, उसकी दृष्टिकोण और उसकी संदर्भ में यहाँ की जो भी मुख्यमंत्री और जो रूलिंग पार्टीज हैं वो भी इस व्यापक संघर्ष में शामिल होंगे। और खुद ही मैं ये समझती हूँ कि यहाँ झारखंड में तमाम पार्टीज जो बीजेपी की इस नीति के खिलाफ हैं, उनकी भी बैठक बुलाकर ये जो गलत गैर संवैधानिक तौर तरीके हैं, सिर्फ अपने बचाव के लिए नहीं लेकिन प्रदेश की हित की बचाव के लिए कोई इस प्रकार की राजनीतिक पहलकदमी करने की ज़रूरत है, मैं ये समझती हूँ। एक और बात इसमें मैं कहना चाहती हूँ, मैंने सुना कि मोदी जी गुजरात में या तेलंगाना में जाकर बोले कि रोज़ उनको 1 या 2 किलो गाली हजम करना पड़ता है जो विपक्ष दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी थोड़े अपने मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक में शायद थोड़ी कमज़ोर हैं, क्योंकि अगर देखा जाए ऐसे कोई दिन नहीं है जब मोदी जी, उनके साथ अमित शाह जी, उनके साथ बीजेपी की प्रेसिडेंट और जितने भी ऊपर से लेकर तमाम स्तरों तक जो बीजेपी लीडर्स की जो भाषण है, जो वक्तव्य है, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये पूरी देश देख रहा है कि हमारे जनवादी प्रणाली की जो एक मापदंड होना चाहिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स और पॉलिटिकल बहस की, वो एकदम नीचे चला गया। हर चीज़ में हिंदुस्तान का स्तर कहाँ हो रहा है वो दुनिया की तमाम चीज़ों में दिखाई दे रहा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस में हम लोग बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, हंगर इंडेक्स में हम लोग के सबसे नीचे जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हम लोग सबसे नीचे जा रहे हैं। अब राजनीतिक संस्कृति और भाषा में बीजेपी के जो भाषा इस्तेमाल होता है वो इतनी आपत्तिजनक है। ये भी अगर कोई इंडेक्स होता कि द स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिकल स्पीच इन डिफरेंट कंट्रीज, तो बीजेपी की सौजन्य से हम बहुत ही नीचे जाते। तो इसलिए मोदी जी, मैं सिर्फ यही कहूँगी, पहले खुद ही अपने लोगों को संभालिए जो रोज गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, कभी अर्बन नक्सल, कभी एंटी नेशनल, कभी आंदोलन कहते हैं आंदोलनकारी। हम आंदोलनकारी तो है ही, ये तो स्पष्ट है। आंदोलनगिरी, हम तो बिल्कुल आंदोलनगिरी है, क्योंकि अगर आंदोलनगिरी नहीं होते
तो आपका आरएसएस का जो एजेंडा कैसे चलता है आप जानते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगी, और हेट स्पीच के बारे में भी अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन है, जो नफरत आधारित भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है एक विशेष कम्युनिटी के लिए या कोई पॉलिटिकल पार्टी या नेता के लिए। इसलिए हम मोदी जी से ज़रूर कहेंगे कि ठीक है, आपने 40% से नीचे वोट लेकर आप अपने को विश्व गुरु समझ रहे हैं, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान के अंदर जो बड़े संघर्षों के बाद एक पॉलिटिकल स्टैंडर्ड बना है, उसको कम से कम गिराने का काम मत कीजिए, ये मैं ज़रूर कहूँगा। राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग करेंगे आप? देखिए, ये तमाम राज्यपालों का, एक राज्यपाल का सवाल नहीं है। अब अगर हम केरल में देखें, वो जो राज्यपाल है मेरे ख्याल में वो रिकॉर्ड कायम कर रहा है कि रोज़ कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ जो शब्द इस्तेमाल कर रहे, सिर्फ सरकार ने, मीडिया के खिलाफ भी। इसलिए सवाल इस बात का है कि एक व्यक्ति को वापस करने का सवाल नहीं है, पूरी सिस्टम को जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबवर्ट कर रही है, उसको अंदरूनी तौर पर उसको समाप्त करने का जो पूरा प्रयास है। हमने कहा कि राज्यपाल की चुनने का जो प्रक्रिया है ये ज़रूर बदलना चाहिए। एक कमीशन था जो यूपीए के ज़माने में वो तमाम सिफारिशें दी थी, उसमें दो बहुत इम्पोर्टेंट सिफारिश थे। एक, जब गवर्नर को बताया जाएगा किसी प्रदेश में, कम से कम वहाँ के मुख्यमंत्री की सलाह ज़रूर लेनी। पॉलिटिकल जो शख्स है उसको कम से कम एक अच्छा कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद ही उनको वहाँ कोई इस प्रकार का पद देना चाहिए। तो मुझे लगता है ये दोनों सिफारिश बहुत ही प्रासंगिक है और ये लागू होनी चाहिए। मैडम 1932 पर बोल दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? 1932 के खतियान का जहाँ तक सवाल है, हमारे पार्टी में यहाँ झारखंड में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये बहुत पुरानी मांग है यहाँ, और ये मांग सही मांग है। और इस 1932 के खतियान की जो प्रूफ है, ये एक आधार होना चाहिए यहाँ के निवासी का मापदंड तय करने के लिए। इससे हम बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन केवल ये नहीं हो सकता है, क्योंकि झारखंड के बहुत सारे इलाका हुआ ही नहीं। इसके अलावा जो झारखंडी है, जो दलित है, या जो कोई और कम्युनिटी के हैं, जो बिल्कुल भूमिहीन गरीब है, उनके पास लैंड नहीं है, क्या इसका मतलब है कि वो झारखंडी नहीं है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है जो ये जुड़ना चाहिए। और भी जब वो विशेष बिल पास आएगा वो, तब उसको और स्टडी करके क्या प्रस्ताव होंगे हम जरूर देंगे हमारे पार्टी की तरफ से। मैडम, इस बात से खुश है कि G20 की कमान अब भारत के हाथ में है, तो मोदी जी ने इंटरनेशनल में अच्छा काम किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, ये जुमलाबाजी जो है ना, इसका कोई सीमा होना चाहिए। G20 के नियम के अनुसार हर देश को बारी बारी उस अध्यक्षता की जिम्मेदारी दिया जाता है। तो अभी हमारे देश की बारी के आधार पर नहीं, ये अगर अब ये ठीक है, लेकिन G20 की जो नीतियां हैं वो तो यही उदारवादी नीतियों को बढ़ाने के लिए है। यही G20 देश है जो क्लाइमेट चेंज के बारे में हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं। मैडम, राहुल गांधी की भारत यात्रा की पूरा लोग समर्थन कर रहे हैं, तो पीएम तो मानेंगे, पीएम उम्मीदवार? देखिए, हम किसी पार्टी की कोई यात्रा हो, वो उनका अपना यात्रा है, वो यात्रा चल रहा है, वो ठीक है, लेकिन इसमें हमारी पार्टी या हमारे कोई भी संगठन इसमें शामिल नहीं है। नहीं तो इसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? क्या वाकई में उनका कहना है कि जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ व्यापक समर्थन मिल रहा है, तो वहाँ पे तो आप भी हैं केरल में, तो क्या ये समर्थन दिख रहा है आप लोगों को? ये भारत यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा की जो इंटेंशंस है, जो वो बता रहे हैं, वो ठीक है, क्योंकि हर पार्टी ये सोचती है कि हम जनता के साथ कैसे जुड़े।
वो पार्टी की क्या स्लोगन्स है, वो क्या कर रहे हैं। अब बीजेपी आरएसएस के खिलाफ यात्रा है, लेकिन उस यात्रा का 18 दिन उस प्रदेश में गुजारा जहां बीजेपी आरएसएस एक भी एमएलए नहीं है। लेकिन हर पार्टी के अपना है, उसमें हमारी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी और आरएस की एजेंडा के खिलाफ निश्चित रूप पर करना चाहिए। मैडम, ममता बनर्जी के रुख में बहुत बदलाव आया है, केंद्र के प्रति बहुत लचीला हो गई है। देखिए, ममता बनर्जी कब किसके प्रति लचीला है, कब क्या बोलते हैं, इसके बारे में तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। सवाल इस बात का है कि ममता बनर्जी जी ने बीजेपी को पूरा मौका दिया कि बंगाल के अंदर वो घुसपैठ करे। वो बंगाल जहाँ लेफ्ट के ज़माने में बीजेपी और आरएसएस की जो अलग थलग थे जनता से, ममता जी की सौजन्य से आज वो बंगाल में एक जगह वो उन लोगों ने हासिल की है। तो बीजेपी के खिलाफ तो लेफ्ट लड़ रही है बंगाल में, और लेफ्ट सही तरीके से ही लड़ सकती है। हो गया मैम, हम थोड़ा लेट से फिर स्टार्ट कर, वो कर दीजिए ना। मैम थोड़ा लाइट जला दो।